आज का आपका टॉपिक है आईएमईडी में कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संप्रेषण, संदेशवाहक या फिर संचार कहते हैं। तो किसी भी इंडस्ट्री में कम्युनिकेशन एक बेहद ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विदाउट कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में कोई कार्यक्रम या कोई भी गतिविधि करना असंभव हो जाता है। तो कम्युनिकेशन से यहाँ पे क्या समझते हैं? कम्युनिकेशन का मतलब है कर्मचारियों के बीच में, एम्प्लॉइयों के बीच में तथा अपर लेवल अर्थात अपर लेवल से लेकर लोअर लेवल तक जितने भी काम करने वाले, चाहे एम्प्लॉई हो, वर्कर्स हो या सुपरवाइजर हो या सुपरिटेंडेंट हो, इन सब के बीच में आपसी कम्युनिकेशन, बोलचाल, सूचनाओं का आदान प्रदान जिसको कहते हैं, होना बेहद जरूरी है। बिना सूचनाओं के आदान प्रदान निर्देशन के कोई कार्यक्रम नहीं सुचारू रूप से चलाया जा सकता, नहीं चलाया जा सकता। तो इसलिए कम्युनिकेशन बहुत ही जरूरी है। तो अपना आप हेडिंग डालिएगा, अपने नोटबुक में नोट करिएगा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार, संप्रेषण या संदेश वाहक, यानी कि सूचनाओं का हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ ट्रांसफर करना। ठीक है, तो ये सूचनाएं, इनको परिभाषित परिभाषित कैसे करेंगे? तो आप लिखिएगा लिखिएगा मैं बोलता हूं। कम्युनिकेशन किस तरीके से हो सकता है, लिखिएगा। मैसेज, मैसेज कामा मैसेज, इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड फीलिंग्स। अर्थात कहने का मतलब होता है मैसेज के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, विचार प्रकट करेंगे विचारों के द्वारा, एवं सूचनाओं के माध्यम से, एंड फीलिंग्स जो आपके अंदर चल रही है, चाहे सैलरी से हो, चाहे काम से हो, किसी भी प्रकार से हो। तो लिखिएगा मैसेज, इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड फीलिंग्स एक दूसरे से, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से को अवगत कराता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अवगत कराता है, इंट्रोड्यूस कराता है, कमा समझाना अथवा अपनी बात को उस व्यक्ति तक पहुंचाना, पहुंचाने की प्रक्रिया को कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो हमें ये समझ में आ गया कि हमें अपने मैसेज को, विचारों को या अपनी फीलिंग्स को एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन का पहला पॉइंट आपने नोट किया है कि कम्युनिकेशन होता क्या है। बाकी ये मैंने छोटा सा आपको एक ध्यान में रखने योग्य बात बताई है, जिसकी वजह से आप कम्युनिकेशन पे बहुत सारा लंबा चौड़ा अपना लेख लिख सकते हैं। अब इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन दूसरा पॉइंट है, इसमें हेडिंग है इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन की, इसको नोट करिएगा आप लोग। इसमें लिखिएगा, पहला पॉइंट है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। मतलब आपस में जो समन्वय है, काम करने का तरीका है, मिल बैठ के बात, ठीक है, बिना भेदभाव, तो इसको कहते हैं प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। दूसरा पॉइंट है इस्टेब्लिशिंग, इस्टेब्लिशिंग ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप, इस्टेब्लिशिंग ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप।
एक प्रभावशाली लीडर के रूप में अपने आप को स्टेबल करना, यानी अपनी बातों को कहने की क्षमता रखना। ठीक है, पहला पॉइंट था प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। तीसरा पॉइंट आप लिखिएगा, तीसरा पॉइंट है प्रमोशन इन कोऑपरेशन। प्रमोशन इन कोऑपरेशन, इसका मतलब होता है सहयोग में प्रगति। सहयोग में प्रगति मतलब एक दूसरे का प्रॉपर आगे बढ़ करके सहयोग करना। ठीक है, तीसरा पॉइंट के बाद चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा है इंक्रीज इन मोरल। मोरल का मतलब होता है मोरल ऑफ एम्प्लॉय। मोरल का मतलब होता है मनोबल, यानी कि आपसी कम्युनिकेशन अगर अच्छा हो तो एम्प्लॉइयों के मनोबल को बल मिलता है। किसी भी कार्य को करने के लिए जो जिस बल की आवश्यकता होती है वो है आपका मनोबल। अगर आपका मनोबल अच्छे लेवल पे है तो आप किसी भी काम को स्वस्थ मानसिकता द्वारा आप भली प्रकार से उसको समापन की ओर या काम को अंजाम दे पाने में सफल हो पाते हैं। ठीक है, पांचवा पॉइंट है वेल ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर। वेल ऑर्गेनाइजेशन वेल ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर का मतलब होता है कि अगर कम्युनिकेशन आपका अच्छा हो तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसी संगठन को चलाने के लिए जो सुचारू रूप से गतिविधियां हैं वो भली प्रकार से संभव हो पाएंगे। ठीक है, तो इसी को कहा गया है वेल ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर। किसके कारण होता है? कम्युनिकेशन के द्वारा, यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कारण आपका ऑर्गेनाइजेशन का प्रक्रिया या गतिविधि सब सुचारू रूप से सुव्यवस्थित ढंग से प्रारंभ की जा सकती है या चलाई जा सकती है। और नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज पॉपुलरिटी। इंक्रीज पॉपुलरिटी ऑफ न्यू प्रोड्यूस्ड न्यू प्रोडक्ट। न्यू प्रोडक्ट, तो देखो भाई, आपका कम्युनिकेशन लेवल अगर अच्छा है तो आप अपने नए उत्पादित किए गए प्रोडक्ट के बारे में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। भाई कम्युनिकेशन के द्वारा ही तो करेंगे, या तो आपसी कम्युनिकेशन के द्वारा, फिर आप दो चार लोगों से डिस्कस करते हैं, या फिर ऐड के रूप में। तो जो ऐड आप करते हैं तो उसमें भी तो कम्युनिकेशन जरूरी है। हम आपको टीच कर रहे हैं, इसमें भी तो कम्युनिकेशन जरूरी है। विदाउट कम्युनिकेशन यानी हम अपनी सूचनाओं को, अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेशन के माध्यम से, अर्थात अपने फीलिंग्स को अपने शब्दों में आपके साथ कह पाने की क्षमता या सामर्थ्यता, यही क्या कहलाती है? कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, इसके ये फायदे होते हैं। आप इसके ऊपर ये पांच छह पॉइंट है, इनको याद रखिएगा और इन्हीं के ऊपर आपको दो चार पॉइंट आप बना करके आप लिख सकते हैं। इसी चीज को आप अपने भाषा शैली में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं। तो अब आपको ये पांच छह पॉइंट है, आप इन पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा। अगला पॉइंट इसमें आता है कम्युनिकेशन प्रोसेस। इसको रफ करता हूं मैं। अब आगे चलते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन की कौन कौन से प्रोसेस हैं इसके बारे में आप नोट करिएगा। कम्युनिकेशन की प्रक्रियाएं क्या क्या? ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोसेस।
नेक्स्ट हेडिंग है। अब इसमें देखिए क्या बातें हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस किथ डेविड, किसने, किथ डेविस ने 6 स्टेप बताए हैं। कितने स्टेप बताए हैं? 6 स्टेप्स। वो 6 स्टेप कौन कौन से हैं जो कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन को प्रोसेस करने के लिए जरूरी होता है? तो देखिए पहला चीज क्या आता है, कम्युनिकेशन आप कैसे करते हैं? पहले कोई बात आपके दिमाग में आती है, मतलब आप उसको सोचते हैं, सृजन करते हैं। अगर आपके मन में किसी चीज की आवश्यकता महसूस होती है कि नहीं, मुझे इस काम के लिए इस तरीके का अगर कोई टेक्नोलॉजी होता तो कितना बढ़िया होता, अर्थात आपके मन में पहले उसका विचार पनपा और आप उसके सृजन कर रहे हैं, है ना? और उसके बाद उस मैसेज को आप लोगों तक पहुंचाएंगे, ठीक है? या आपसे कम्युनिकेशन के माध्यम से आप उस पर विचार विमर्श करेंगे। फिर उसके बाद उसके लिए टेक्नोलॉजी तैयार करेंगे। फिर उसके बाद आप उस प्रोडक्ट को या उसके लिए कागजी कार्रवाई करेंगे, सिद्धांतों को लिखेंगे और उसको आगे की तरफ फिर अगले स्टेप में प्रोसेस करते हैं, ठीक है? प्रोसेस करते हैं आप। फिर उसके बाद प्रोसेस के बाद उसको रिसीवर रिसीव करने वाला होता है। पहले बात मैंने सृजन किया, सोचा समझा, फिर इसके बाद अपने आइडियाज को किसी से शेयर किया। तो शेयर करने का मतलब ट्रांसमिट करना। ट्रांसमिट कैसे करेंगे? या तो मैसेज के द्वारा, कम्युनिकेशन के माध्यम द्वारा ट्रांसमिट करेगा और सामने वाला जो व्यक्ति होगा, जो रिसीवर होगा, जो उन सूचनाओं को रिसीव करेगा, सुनेगा, पढ़ेगा, देखेगा, उस पर विचार विमर्श करेगा। उसके बाद उसका अगला कार्यक्रम होता है फॉलो करना, ठीक है? तो यही सारे स्टेप होते हैं, जिसमें से पहला स्टेप आपका आता है आइडिय आइडिएशन। आइडियाज या आइडिएशन। आइडिएशन का मतलब हो गया कि विचारों का सृजन, विचारों का सृजन। आपने उसके बारे में सोचा, विचार किया। फिर उसके बाद दूसरा आता है इनकोडिंग। इनकोडिंग, आपने उसको इनकोड किया। इनकोड करने का मतलब होता है कि उसको सूचनाबद्ध करेंगे। संदेशबद्धता। संदेशबद्धता का मतलब होता है या तो सूचनाबद्ध, सूचनाबद्ध करते हैं। ये उसके सारे स्टेप्स क्या क्या होने चाहिए, आपने उनकी सूची तैयार कर ली। फिर उसके बाद तीसरे स्टेप में आता है मैसेज ट्रांसमिशन। मैसेज ट्रांसमिशन, आप उस मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं, है ना? फिर उसके बाद अगला आता है, चौथा टर्म्स आता है रिसीविंग मैसेजेस। रिसीव मैसेज, मतलब आपने जब इस मैसेज को ट्रांसफर किया तो किसी न किसी व्यक्ति के पास गया होगा, तो वो उस सूचना को रिसीव करेगा, ठीक है? भाई आप अकेले तो कर नहीं पाएंगे। उसके बाद डिकोडिंग। डिकोडिंग, ठीक है? अब जो उसने सूचना आपसे रिसीव की है, अब उसको डिकोड करने का मतलब होता है वो भी उसको कार्य रूप देने के लिए प्लानिंग करेगा, तैयारी करेगा, ठीक है? और छठे स्टेप में क्या होता है? एक्शन। उसने डिकोड किया यानी कि उसके ऊपर सोचा, विचार किया, उसके जितने भी प्रिंसिपल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम थे उसको एनालिसिस किया। उसके बाद एक्शन एंड फीडबैक, यानी कि उस आइडियाज पे काम करना शुरू किया और बाकी लोगों से फीडबैक लिया। अर्थात मैं उस कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए सारी गतिविधियां तैयार कर लिया हमने, और उसके बाद उसका लोगों से फीडबैक लेना शुरू किया कि मैं इस तरीके से करना चाहता हूँ, क्या उचित है, क्या अनुचित है। उसके बाद जैसा उसको महसूस होता है उसके बाद ये अपना काम शुरू कर देते हैं। अगला पॉइंट इसमें है, हेडिंग है, इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला है कम्युनिकेशन
कितने तरीके से होती है कम्युनिकेशन, कितने कितने तरीके से किया जाता है? तो लिखिएगा, कम्युनिकेशन के माध्यम से, कम्युनिकेशन मीडियम, ठीक है। कम्युनिकेशन का मीडियम क्या होना चाहिए? तो देखिए, कम्युनिकेशन के 3 मीडियम, कितने स्टेप हैं? 3 स्टेप्स। आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि कम्युनिकेशन मीडियम 3 प्रकार के होते हैं। 3 स्टेप्स में क्या क्या होता है? एक होता है, पहला पहला होता है आपका ओरल और वर्बल, ओरल और वर्बल कम्युनिकेशन, यानी मौखिक तौर पर। और दूसरा होता है, और दूसरा होता है आपका रिटन कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन यानी लिखित तौर पे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। एक तो होता है मौखिक तरीके से, जैसे मैं आपको बोल करके पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, अपनी बातों को कह रहा हूँ। और दूसरा रिटन कम्युनिकेशन, दूसरा जो मैं ब्लैक बोर्ड पे आपके सामने, सॉरी, डिस्प्ले बोर्ड पे आपको रिटन कम्युनिकेशन यानी लिख करके आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ। और नेक्स्ट जो होता है, तीसरा पॉइंट आपका है, तीसरा पॉइंट है गेस्चरल कम्युनिकेशन, ठीक है। गेस्चरल, ठीक है। ये 3 स्टेप्स हो गए आपके, ठीक है। तीनों नोट करिएगा, तीनों नोट करिएगा। और इसके बाद आपका ये कम्युनिकेशन का पॉइंट जो है समाप्त हो गया है, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन के बारे में सारी चीजें फिनिश हो गई, अर्थात आपने आज पढ़ा कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है, किसे कहते हैं, कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या क्या है। हम लोग तो रोज कम्युनिकेट करते हैं, आइडियाज, फीलिंग्स और तरह तरह के मैसेजेस आजकल व्हाट्सएप पे आप लोग शेयर करते हैं। तो आप कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद आपने डिस्कस किया कम्युनिकेशन मीडियम कितने तरीके से होते हैं। अब इसको रफ करता हूं मैं, अब आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। आगे आगे का है स्ट्रेस मैनेजमेंट, चलते हैं, अगला पॉइंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो स्ट्रेस का मतलब आप जैसे जानते हैं, तनाव कहते हैं। स्ट्रेस का मतलब तनाव क्या होता है? तनाव का मतलब आदमी का टेंशन से, किसी चीज का टेंशन, काम का टेंशन, घर की समस्या, ऑफिस की समस्या, पैसे की समस्या। तो ये सारी चीजें क्या है, आपको तनावग्रस्त कर देती हैं। ना आप चैन से खा पाते हैं, ना सो पाते हैं, एक अलग ही प्रकार की बीमारी लग जाती है। तो इसी बीमारी को कहते हैं टेंशन, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ हैं, अच्छा खाइए पीजिए और तनावग्रस्त से दूर रहिए। तो आगे चलते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट को कहते हैं तनाव प्रबंधन, तनाव प्रबंधन। देखो भैया, इंडस्ट्री में पता नहीं कौन कौन सा प्रबंध चलता है, तनाव प्रबंध, सी प्रबंध है। तो चलते हैं, आइए इसमें लिखिएगा, मैनेजमेंट प्रोसेस में, मैं लिख ही देता हूँ, लिखते भी रहिए, चलते भी रहिए। मैनेजमेंट प्रोसेस में शारीरिक, मैनेजमेंट प्रोसेस में आप नोट कर लीजिएगा, मैं ऐसे बोल देता हूँ, लिखना क्या है आप लिखिएगा। मैनेजमेंट प्रोसेस में शारीरिक शक्ति के साथ साथ, मैनेजमेंट प्रोसेस में शारीरिक शक्ति के साथ साथ मानसिक शक्ति की भी सर्वाधिक आवश्यकता होती है, मानसिक शक्ति की भी सर्वाधिक आवश्यकता होती है, ठीक है।
यानी कि आप अपने दिमाग का तो इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे किसी भी काम को करने से पहले, ठीक है? कि मशीन कैसे चलाना है, कहाँ पे क्या चीज़ रखा हुआ है, कौन-सा मटेरियल मिलाना है, तो ये तो आप अपने दिमाग से सोचेंगे ही। लेवल कितना रखना है, टेम्परेचर कितना रखना है, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं, जैसा उसकी प्रोडक्शन प्रिंसिपल है, उसके अनुसार तो आप इन बातों को तो ध्यान रखेंगे ही दिमाग से, लेकिन शारीरिक गतिविधि की भी तो आवश्यकता पड़ेगी। कोई व्यक्ति उसको उठा करके लाएगा, रॉ मटेरियल को मशीन के अंदर डालेगा, फिट करेगा, मशीन को ऑपरेट करेगा, दैट मीन्स शारीरिक गतिविधियाँ, है ना? तो मानसिक गतिविधि के साथ-साथ क्या लिखा आपने? मैनेजमेंट प्रोसेस में शारीरिक शक्ति के साथ-साथ मानसिक मानसिक शक्ति का भी अत्यधिक आवश्यकता पड़ता या पड़ती है। अब लिखिएगा मनुष्य की समस्त शारीरिक क्रियाएं मनुष्य की समस्त शारीरिक क्रियाएं मानव मस्तिष्क द्वारा ही संचालित होती है। मानव मस्तिष्क द्वारा ही संचालित होती है। मानव शरीर में एक चेतन कॉन्शस माइंड, दूसरा अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शस माइंड कॉन्शस माइंड की शक्ति 10% 10% तथा सबकॉन्शियस माइंड की पावर 90% होती है। ठीक है? तो जो हमारे पास माइंड है 2 तरीके के होते हैं, कॉन्शियस होता है, एक सबकॉन्शियस होता है। तो कॉन्शियस माइंड में क्या होता है कि हम ऊपरी मस्तिष्क के या ऊपरी मस्तिष्क में जो सोच विचार उत्पन्न है, जो जिसकी वजह से हम सारी गतिविधियाँ, प्रक्रियाएँ कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, सारी चीज़ों को महसूस कर रहे हैं। लेकिन अनकॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, अवचेतन मन जो होता है, वो इससे कहीं परे है। वो हमारे आस-पास के एनवायरनमेंट में होने वाली सूक्ष्म गतिविधियों को भी महसूस कर सकता है। ठीक है? तो जिस मस्तिष्क के द्वारा हम प्रतिदिन जो दैनिक प्रक्रियाएँ कर रहे हैं, क्रियाएँ कर रहे हैं, वो केवल 10% ही है, जिसमें से भी हम लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, 0.5%, 1% भी पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते। अब आगे इसमें लिखिएगा नीचे नीचे लिखिएगा इसमें मनुष्य भौतिक मनुष्य भौतिक सुखों को पाने की लालसा में मनुष्य भौतिक सुखों को पाने की लालसा में मनुष्यता की हानि कर बैठता है, मनुष्यता की ह्यूमैनिटी की हानि कर बैठता है और अनैतिक कार्यों को अनैतिक कार्यों में व्यस्त हो जाता है। मनुष्य के ऊपर कार्य करने के दबाव के कारण मनुष्य के ऊपर कार्य करने के दबाव को बढ़ने के कारण तनावग्रस्त हो जाता है। जाहिर सी बात है मेरे बच्चों, जब किसी व्यक्ति के ऊपर एक काम, 2 काम नहीं सैकड़ों काम पड़ा हुआ है और बहुत सारी समस्याएँ हैं, अब अकेला आदमी किधर-किधर हैंडल करेगा? दिन में है 24 घंटे, 24 घंटे में 8 घंटे सोना भी तो ज़रूरी है। बाकी खाना-पीना और दैनिक प्रक्रियाओं के लिए भी तो समय चाहिए। फिर उसके बाद आदमी के पास समय नहीं बचता, उसी भाग-दौड़ में बेचारा तनावग्रस्त हो जाता है आदमी, ठीक है? तो आपने लिखा अनैतिक कार्यों में व्यस्त हो जाता है, मनुष्य के ऊपर कार्य करने का दबाव बढ़ जाने के कारण तनाव ग्रसित हो जाता है, जिससे उसके कार्यों पर जिससे उसके कार्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है जिससे उसके कार्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है तथा मैनेजमेंट कैपेसिटी
डेविएट हो जाती है, विचलित हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है। अच्छा, स्ट्रेस के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं आपने तो पढ़ा, स्ट्रेस क्या है। ठीक है। अब स्ट्रेस के सिम्टम्स क्या क्या है, लक्षण। सिम्टम्स यानी लक्षण। तो ये चलते हैं लक्षण की तरफ कि कौन कौन से इसमें लक्षण होते हैं। एक होता है बिहेवियर, बिहेवियर सिम्टम्स। आदमी के व्यवहार में बदलाव आ जाता है, बिहेवियर सिम्टम्स। और दूसरा होता है साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। ठीक। अब देखते हैं कि बिहेवियर सिम्टम्स में क्या होता है। इसमें नोट करिएगा बिहेवियर सिम्टम्स में प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस कम हो जाती है। क्या? प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस घट जाती है या कम हो जाती है। ठीक है। जाहिर सी बात है, आप टेंशनाइज रहेंगे तो उस बिहेवियर सिम्टम्स क्या होता है कि आपका काम करने में मन नहीं लगेगा, जो काम करेंगे वो या तो बढ़िया नहीं होगा, खराब भी बन जाएगा, उत्पादन की क्षमता कम हो जाएगी। ठीक है। आप जो दिन में 100 प्रोडक्ट तैयार कर रहे थे वो आप 50 कर पाएंगे, 60 कर पाएंगे, मतलब घटोतरी हो जाती है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखिएगा, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, बातों को अनसुना करना। क्या करना? बातों को अनसुना करना। मतलब आप डिस्टर्ब हैं तो आप उसी विचारधारा में खोए रहेंगे, और आपको कोई भी काम कहा जाएगा तो आप शायद उसको स्पष्टता सुन नहीं पाएंगे या भ्रमित रह जाएंगे। कभी कभी आप किसी कार्य में मगन रहते हैं तो सामने वाला बंदा कब आता है आपके सामने और होकर के चला जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है, और आप पूछते हैं कि भैया आप आए थे, हमें पता ही नहीं चला, जब कोई बताता है तब। अब अगला पॉइंट है कार्य से जी चुराना। कार्य से, कार्य से जी चुराना अथवा अनुपस्थित रहना, अथवा अनुपस्थित यानी कहाँ, कार्य पर अनुपस्थित रहना, कार्यस्थल पर अनुपस्थित रहना। ठीक है। गोला मार देंगे भैया नहीं जाना है, माइंड डिस्टर्ब है, आज स्कूल नहीं जाना है। ठीक है। किसी ने धोखा दे दिया, सामान गड़बड़ा हो गया, चोरी हो गया, टेंशन हो गया, तो आप अनुपस्थित हो गए। अब आगे चलिए, चिड़चिड़ापन, ये लिखिए सर। चिड़चिड़ापन होना, बात बात पे गुस्सा करना, इरिटेट होना, है ना। और अगली अगली बात लिखिएगा, हाँ, बात बात पे झगड़ा करना, है ना, व्यंग बोलना, आंखें चुराना। ठीक है। आंखें चुराना मतलब कि अगर आपको कोई चीज दिखाई जा रही है कि भैया ये काम ऐसे करना, वो काम वैसे करना है, या अच्छे अच्छे आपके फायदे और गुड चीज बताई जा रही है तो आपका मन नहीं लगता उस काम में, तो क्या करते हैं,
आप इधर देखते कभी उधर देखते, फलाना क्या बोलना है बोलने दो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके की एक्टिविटी शुरू हो जाती है। और अगला एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो है एकांत रहना या शांत रहना। ठीक है, एकांत अवस्था में रहना। ठीक है, एकांत अथवा अलग रहना। ठीक है, तो क्या करते हैं, जब आदमी का मूड डिस्टर्ब रहता है तो वो क्या काम करता है, भाई मान लीजिए कोई ऐसी गतिविधि हो गई, ऐसी सिम्टम्स आपके सामने घटनाएं घट गई, तो आप अकेले रहेंगे, चुपचाप चुपचाप सोए रहेंगे, उसके बारे में सोचते रहेंगे। ठीक है, तो ये होता है एकांत रहना या अलग रहना। ठीक है, अब अगला पॉइंट है, इस वाले में लिखिएगा उसके प्रोसीजर क्या है, इसको रफ करता हूँ और उसके बाद आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करता हूँ। ठीक है, इसके बारे में लिखिएगा, साइकोसोमेटिक होता है यार, सॉरी, साइकोसोमेटिक, साइकोसोमेटिक बोलते हैं, सॉरी, साइकोसोमेटिक, साइकोसोमेटिक सिस्टम सिम्टम्स बोलते हैं। इसमें नोट करिएगा, हाई ब्लड प्रेशर, क्या हो जाता है आदमी का, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, ज्यादा सोचने लगता है, सांस फूलने लगती है, बेहोश हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं। ठीक है, नींद आने लगता है ना, सॉरी, नींद ना आना, नींद का ना आना, ये डॉक्टरी पढ़ रहे हो यार आज। पाचन क्रिया का खराब हो जाना। ठीक है भाई, सही टाइम पे ना खाएगा पिएगा, है ना, तो खराब हो ही जाएगा, तो पाचन क्रिया का खराब होना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, आगे चलिएगा, हृदय रोग की उत्पत्ति होना, आंतों में दर्द होना, हृदय रोग उत्पत्ति, आंतों में दर्द, आंतों में दर्द। देखो भैया, ऐसा काम करना नहीं, स्ट्रेस लेना नहीं, ये सारी सारी परेशानियां शुरू हो जाएंगी और आप डॉक्टर के पीछे भागते दौड़ते रहेंगे। तो इसलिए डियर स्टूडेंट, भविष्य में कभी भी ये सारी चीजें उत्पन्न मत होने देना और अपने आप को संभाले रखिएगा, क्योंकि आगे बहुत सारे समस्याएं आने वाली हैं। ईश्वर से आशा करता हूँ आप लोगों के साथ ऐसा ना हो। और शरीर के विभिन्न अंगों में तनाव या दर्द होना, शरीर के विभिन्न अंगों में तनाव अथवा दर्द उत्पन्न होना, बस। ठीक है, जम्हाई लेना। ठीक है, 5 मिनट और समय देंगे सर, आइए बना देता हूँ, खत्म कर देता हूँ। ठीक है, 2 मिनट और समय लिया हो सर से हमने, थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिएगा। टाइप्स क्या होते हैं स्ट्रेस के, लिखिएगा, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, लास्ट है, टाइप क्या क्या है लिखिएगा, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। ठीक है, दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशनल, ऑर्गेनाइजेशनल, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस। और तीसरा होता है सोसाइटी स्ट्रेस, सोसाइटी स्ट्रेस। जल्दी से नोट करिए, तो 3 तरीके के स्ट्रेस होते हैं। ठीक है, एक होता है साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल और होता है सोसाइटी स्ट्रेस।
वो स्ट्रेस। ठीक है, तो एक होता है मानसिक वाला, एक होता है ऑर्गेनाइजेशन, किसी संगठन के द्वारा आपको काम का लोड है, और दूसरा सामाजिक स्ट्रेस होता है। ठीक है, और उसके बाद लिखिए मेथड ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस। मेथड ऑफ मैनेजिंग, मेथड ऑफ मैनेजिंग, मैनेजिंग, मेथड ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस। ठीक है, एक होता है चेंजिंग गियर, चेंज, चेंजेस गियर, यानी अपने काम करने का तरीका बदल दीजिए, काम से हटके कोई अच्छा जिसमें मन लगता हो आपका वो वाला काम करिए। ठीक है, टू रिलीव जॉब प्रेशर, टू रिलीव जॉब प्रेशर। ठीक है, यानी कि काम से काम करने के समय में बदलाव कर दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, 2-4 दिनों के लिए, 1 महीने के लिए। ठीक है, और तो तीसरा है वार्म अप। क्या है? वार्म अप स्लोली, मतलब पहले आप काम को धीरे धीरे आराम से हौले हौले से करिए। ठीक है, बाद में जब समय समाप्त होने की कगार पे आने वाला है 2 घंटा पहले ही अपने काम करने की स्पीड को बढ़ा दीजिए। ठीक है, ये नहीं कि आए सुबह सुबह और पूरा जम के झूम के काम करने लगे और पता चला कि आधे घंटे में थक गए और अभी पूरा समय बाकी है आपका। इसीलिए जो आपके घर पे काम करने वाले लेबर मजदूर आते हैं ना, मिस्त्री वगैरह, तो वो ऐसे ही दिन भर टारते रहते हैं, और उसके बाद जैसे ही 2 घंटा समय बचता है काम खत्म करने का, बस धड़ल्ले से काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और आप उनको कितना भी डांटते फटकारते रहिए, करेंगे वही अपने मनमानी। और नेक्स्ट है एक्स्ट्रा कट वर्किंग आवर्स, कट बैक एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स, मतलब आप जो अपने काम के घंटे में कटौती करना। ठीक है, काम के घंटों में कटौती करना, मतलब ज्यादा काम करने के बजाय आप लिमिटेड काम ही करें। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, और इसमें जो अगला है सजेशन फॉर स्ट्रेस लाइफ, सॉरी स्ट्रेस फ्री लाइफ। अगर तनावपूर्ण जीवन जीना है तो उसके लिए करना क्या है बच्चों आपको? ठीक है, सप्ताह में कुछ दिन ऐसा रखिए कि सुबह सुबह मनोरंजन के लिए समय निकालिए, पिक्चर घूमने जाइए, पार्क घूमने जाइए, सिनेमा है, और पिकनिक स्पॉट पे जाइए। खुशहाल जिंदगी के लिए किसी से ईर्ष्या ना करें। ठीक है, भरोसेमंद व्यक्तियों का साथ लेते रहना चाहिए, अच्छे लोगों के संपर्क में सदैव बने रहना चाहिए। ठीक है, और टाइम से अच्छा अच्छा भोजन करना चाहिए। ठीक है, ताकि स्ट्रेस आपको ना होने पाए, और डाइट समय से लेना चाहिए। ठीक है, और दूसरे दूसरे अगर आपकी आलोचना करते हैं तो परेशान मत होइए, उन आलोचनाओं से कुछ सीखिए, भड़क मत जाइए, है ना, 2-4 घंटा उधार मत दीजिए किसी के। ठीक है, आज तो आज का लेक्चर समझ में आया? ओके, और आप लोग असाइनमेंट काम कर रहे हैं? क्या क्या चीज? अच्छा, थोड़ा बड़ा लिखा करें। वैसे मैं रिपीट भी करता रहता हूँ, साथ में चलते रहिए, कोई दिक्कत परेशानी भी नहीं होगी। क्या चीज? अच्छा, देख लेता हूँ कमेंट में। ये सर कैस्ट्रल कम्युनिकेशन। ठीक है, बता दूंगा। ठीक है, अब थोड़ा सा सब सर आ गए हैं और इनके क्लास का विलम्ब हो रहा है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, एक होता है लिखित तरीके से, एक होता है ओरल तरीके से होता है, और एक होता है वीडियो के रूप में कैस्ट्रल, मतलब किसी अन्य माध्यम के द्वारा रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू क्लास।